हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था एसएससी जीडी की प्रैक्टिस और उसमें आज ये दूसरी क्लास। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में प्यार दिया, जिस तरह आपने अप्रिसिएट किया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि आगे जिस तरह हमने कहा था कि आपको लगातार क्लास प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो उसी की आज ये दूसरी क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में भी अच्छे खासे सवाल किए थे और ठीक ठाक लेवल के, जिससे कि जैसा कि आपको एसएससी जीडी में कई वर्षों से पेपरों में पूछे जा रहे हैं। हमने तो पिछले साल के ही क्वेश्चन पिछली क्लास में किए थे। आज भी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम उपस्थित हुए हैं, तो चलते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप भी लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे और प्रैक्टिस और तैयारी के साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो फिर आपकी तैयारी खराब हो जाएगी, गड़बड़ हो सकती है। इसलिए आप अपना भी ख्याल रखें और तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। ओके, तो चलते हैं और आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हम लेकर आए हैं उनमें आप पहला सवाल देखेंगे स्क्रीन पर कि पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि चार संख्याओं का औसत 60 है और पहली संख्या शेष तीनों संख्याओं के योगफल की 1/3 है। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। इन्होंने कोई चार संख्याएं कहा है जो हमें मालूम नहीं है। चार संख्याएं कोई हैं, चार संख्याएं अगर आप चाहें तो मान भी सकते हैं कि A, B, C और D। हमने कहा कि वो चार संख्याएं कौन कौन सी हैं, A, B, C और D। अब चारों संख्याओं का इन्होंने एवरेज दिया है। अब आपको ये पता है कि औसत बराबर होता है योगफल बटे संख्याएं। अब आपको औसत की जब भी बात आती है तो ये फार्मूला आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि औसत बराबर योग बटे टोटल नंबर होते हैं। अगर यहाँ से हमें सभी संख्याओं का योग निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा किससे कर देंगे, औसत से। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा योग बराबर औसत गुणे संख्याएं। यानी अगर आपको टोटल योग निकालना है तो योग निकालने के लिए आप औसत का संख्याओं से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास चार संख्याएं और चारों संख्याओं का योग चाहिए तो हम उन चारों संख्याओं के औसत का मल्टीप्लाई किससे कर दें, नंबर से। तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा संख्याओं का योग। और इन्होंने कहा कि चारों संख्याओं का जो औसत है वो औसत 60 है और अगर नंबर टोटल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपको टोटल योगफल मिल जाएगा 240। कितना आ जाएगा, आपका टोटल योगफल आ जाएगा 240। अब आप ये बताएं कि अगर चारों नंबरों को जोड़ने पे 240 आता है तो आगे इन्होंने जो रिलेशन दिया है वो पहले देखते हैं। इन्होंने बताया है कि जो पहली संख्या है वो शेष तीनों संख्याओं के योगफल की 1/3 है। यानी जो पहली संख्या है आपकी, अगर हम पहली संख्या की बात करें तो पहली संख्या अर्थात A जो है वो शेष तीनों संख्याओं के योगफल की, वो शेष तीनों संख्याओं के योगफल की 1/3 है। इन्होंने पहली संख्या का रिलेशन तीनों के योग से दिया है। इन्होंने कहा पहली संख्या तीनों संख्याओं के योगफल का कितना है, 1/3 है। अब आप बताएं कि अगर 3 को दूसरे पक्ष में ले चलें तो हो जाएगा 3A = B + C + D। अर्थात यहाँ से हमें B + C + D की वैल्यू मिल चुकी है। कितनी आ चुकी है, ये तो 3A। अगर हम B + C + D की जगह अगर 3A रख दें तो 3A और प्लस A = 4A बराबर 240 के, और 4A अगर 240 का है तो 4A बराबर 240 के, तो 1A बराबर आ जाएगा 4 × 24। अर्थात वो पहली संख्या आपकी क्या रही होगी, तो आप कहेंगे वो पहली संख्या 60 रही होगी। कितनी, तो पहली संख्या 60 रही होगी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट, आपका पहला ऑप्शन सही। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि क्या किया गया है। इन्होंने बताया कि
औसत की जब भी बात आए तो फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि औसत बराबर योगफल बटे संख्या होता। वहाँ से हमने योग निकाल लिया, फिर 3 संख्याओं के साथ पहली का संबंध दिया गया है, वो संबंध और रिलेशन निकाला। तो यहाँ से 3a बराबर b प्लस c प्लस डी, b प्लस c प्लस डी की जगह हमने वैल्यू 3a पुट कर दी। 3a और a मिला के 4a, 4a इज इक्वल टू 240 हो जाएगा। तो और a की वैल्यू आ जाएगी 60। और इन्होंने यही पूछा है कि पहली संख्या क्या थी। ओके, चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। दूसरा सवाल क्या कहता है आपका, उस पे बात करने वाले हैं हम लोग। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक पर्स है जो 99 रुपए में 10% के लाभ पर बेचा गया है। यदि इसे 72 रुपए में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। आइए इसको कॉन्सेप्ट से लगाते हैं और बहुत तेज़ी से लगाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने पहली बार में कहा है कि एक पर्स को बेचा गया है 99 रुपीज़ में। कितने में? जब 99 रुपये में बेचा गया तो उस व्यक्ति को हुआ 10% का लाभ, अर्थात उसका सीपी, उसका क्रय मूल्य 100% पर लाभ हो रहा, उसका क्रय मूल्य 100% रहा होगा। तो उस पर 10% का अगर लाभ लिया गया है तो वो कहाँ पर जा कर के बिकी है वस्तु? तो आप कहेंगे फिर तो उस व्यक्ति को 110% के बराबर पैसा मिला। और पैसा मिला कितना वास्तव में? तो कहेंगे 99 रुपये में बेची गई। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हैं कि उसने खरीदा कितने में होगा। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 99 बटे 110 और गुणे 100। यहाँ से आपका सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा आपका कितना? 90 रुपये। अब ये क्या चाहते हैं? अब ये कह रहे हैं कि अगर उसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो क्या होता? आप बताएं। 90 वाली वस्तु अगर आप 72 में बेचेंगे तो आपको क्या होगा? तो यहाँ से डेफिनेटली पता चल रहा है कि यह लॉस होने वाला है। 90 की वस्तु आप कहाँ बेच रहे हैं? 72 में। तो आपका हानि होगा। और हानि का प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो हानि का प्रतिशत क्या कहता है कि हानि कितने की हुई है? तो आप कहेंगे 18 रुपये की हानि हुई है। लाभ या हानि हमेशा किस पर निकाला जाता है? तो सीपी पे गणना करते हैं और मल्टीप्लाई के लिए 100। तो 18 से कट जाएगा, 18 पंचे 90 और 5 दूना 10, अर्थात लाभ जो हो, हानि जो होगी वो 20% की हो जाएगी। कितने प्रतिशत की? 20% की हानि हो जाएगी। और आपका ऑप्शन नंबर, इन्होंने ऑप्शन कौन सा है? 20% की लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? यदि वस्तु को 72 रुपये में बेचा गया होता तो उसे क्या होता? अब आप देख रहे हैं कि 90 में खरीदा और 72 में बेचा जा रहा है तो उसे 20% की हानि। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत इसमें? फिर से एक बार हम बता देते हैं। इन्होंने कहा कि वस्तु पहली बार 99 रुपये में बेची गई है और जब 99 में बेची गई तो उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा था, 10% का लाभ हो रहा था। तो इसका मतलब 110% के बराबर 99। तो 100% यहाँ से पता कर लें कि उसने खरीदा कितने में था। तो यहाँ से पता चला कि उसने 90 में खरीदा था और 99 में वो बेच रहा था। अगली बार उसे 72 में बेचना है। तो अगर 72 में बेचेंगे तो उसे कितने का लॉस हो जाएगा? तो आप कहेंगे उसको लॉस होगा 18 रुपये का। और 18 का किस पर? 90 पे। तो 90, 18 पंचे 90, 5 से कट जाएगा, यानी 20% का लॉस हो जाएगा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसे सवाल आपको लगाने होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है नंबर सिस्टम का, प्राइम नंबर पे बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन सवाल है और देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें क्या हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने बताया कि दो अभाज्य संख्याओं x और y, दो अभाज्य संख्याएं, कोई दो प्राइम नंबरों की बात ये कर रहे हैं। 2 प्राइम नंबर्स, दो अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। आपको पता अभाज्य संख्याएं क्या होती? ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं।
इन्होंने कहा कि दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं और जहां x इज ग्रेटर देन y, x और y टू प्राइम नंबर्स हैं और x y से बड़ा भी है। इन्होंने ये बात बताई है। x इज ग्रेटर देन y का लघुत्तम समापवर्ग अर्थात LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल 253 है। इन्हीं दोनों का LCM इन्होंने बताया है कि LCM कितना है, तो वो है आपका 253। अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबरों में कोई भी कॉमन नंबर होता नहीं है। जैसे आपको एक एग्जांपल से बताएं कि जैसे 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं और अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम इन्हीं का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना, 6। कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम की बात की जाए तो प्राइम नंबर का एलसीएम जो होता है वो उनके गुणनफल के ही बराबर हमेशा होता है। तो ये सवाल रेलवे में भी एक बार आ चुका, लेकिन उसकी भाषा अलग थी कि दो संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उन संख्याओं, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लासा कितना होगा। तो आप याद रखिए कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल और उनका लासा सेम होता है, इक्वल होता है। जो गुणनफल होगा वही लासा होगा क्योंकि इनमें कोई कॉमन नंबर नहीं होता। अब आप बताएं कि अगर ऐसे दो नंबर हैं x और y और दोनों का गुणा करने पे 253 आ रहा है तो ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं x और y जिनका गुणा किया जाए तो 253। अब आप ये पता कर सकते हैं किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा, तो आप कहेंगे प्राइम नंबर 11 से भी डिवाइड हो रहा। किससे डिवाइड हो रहा, 11 से डिवाइड हो रहा। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से भाग करेंगे तो 11 दूना 22 और कितना 3, तो 11 तियाँ 33, अर्थात वो दो नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 23 और 11 वो दो नंबर हो जाएंगे। और अगर ये आपका x है और ये y है, इन्होंने बताया x इज ग्रेटर देन y अर्थात 23 आपका x है और y आपका 11, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं। और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा x और y का अंतर क्या होगा। अगर आप इन दोनों का अंतर निकालना चाहते हैं तो आपका अंतर आ जाएगा 12 का और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या समझ में आ रही हैं चीज़ें आपको? अगर आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बड़ी ही ईजिली लैंग्वेज में, बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझाया जाएगा। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाएंगे। जो भी ट्रिक है यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ाते नहीं हैं क्योंकि हम कॉन्सेप्टों को ही ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट को इतना आसानी से सॉल्व किया जाए, इतना कैलकुलेशन मजबूत कर ली जाए कि वही आपका ट्रिक जैसे लगे और आसानी से आप क्वेश्चन को वहाँ सॉल्व कर पाएँ। ओके, आपको यहाँ कुछ भी रटाने की कोशिश नहीं की जाएगी, आपको सीखना है। मैथ्स रटाई नहीं जाती, सीखा जाता है, इसलिए आपको सीखने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि एक दुकानदार ने 6000 रुपये का माल खरीदा है। उसने 40% माल को 8% लाभ पर बेचा। पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष माल कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसमें हम बच्चे बहुत अधिक समय लॉस करते हैं क्योंकि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश वो करते रहते हैं जिससे उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है ऐसे सवालों में। तो हम ऐसे सवालों के लिए तुम्हें कुछ बेहतरीन तरीका बताने जा रहे हैं जिससे आप सेकंडों में ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। देखिए, इस सवाल में इन्होंने कहा 6000 का सामान खरीदा। अगर आप इस वैल्यू का यूज़ ना करें तब भी सवाल आसानी से लगाया जा सकता है। कैसे, यही बात हम आपको यहाँ समझाने वाले हैं। उसने 40% का मतलब क्या है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। यानी उसने 2/5 भाग जो है, हिस्सा जो है, कितने परसेंट लाभ पर बेचा, तो 8% लाभ पर। इस बात का क्या मतलब है कि अगर टोटल 5 वस्तुएं हैं तो उसमें से उसने 2 वस्तुएं बेची हैं कितने परसेंट पर, 8% पर। आप आगे देखिए, फिर इन्होंने कहा पूरे पर उसे चाहिए 25% का।
पूरे का मतलब पांचों वस्तुओं पर वो चाहता है 25% का लाभ। कितने का? तो आप क्या करिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी टोटल जो आपको चाहिए वो 125% चाहिए। ऐसे सवालों में पहले फ्रैक्शन, कुछ सवाल तो होंगे जिनमें फ्रैक्शन वैल्यू ही दी जाएगी, किसी में परसेंटेज, तो आप उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल सकते हैं। अब 5 टोटल हैं और टोटल पे 25% चाहिए, तो 125% मिल जाए, इतनी इच्छा है, इतनी चाहत है उस व्यक्ति की। आगे क्या है, उन्होंने कहा था कि उसने 40% माल को 8%, 40% मतलब 5 में 2, 5 में 2 को बेचा उसने 8% पर। इसका मतलब उसको मिला कितना है, 8 दून 16। कितना मिला? 16। अब आप बताइए अभी भी कितना बाकी है, तो आप क्या करेंगे कि घटाएंगे, तो 15 से 6 कितना, 9, और यहाँ 0 1, यानी 109। 109% अभी भी चाहिए, और वस्तुएं कितनी बेचने को? 3। आपको ये केवल याद रखना है जब भी ऐसा सवाल आए कि यहाँ हमेशा 1 की वैल्यू आपको निकालना है। किसकी? तो 3 बराबर अगर 109 है तो 1 बराबर हो जाएगा 109/3, यानी 3 त्रिक का 9, आगे 19, 3 18, 3 त्रिक का 9, यानी अप्रॉक्स कितने परसेंट पर? 36.3% लाभ पर से इसको बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा? तो ऐसे सवालों को मुझे लगता है कि अमाउंट के द्वारा ना लगाया जाए, क्योंकि वहाँ समय आपका ज़्यादा जाएगा। आप टोटल कुछ आर्टिकल मानेंगे, उसके बाद सीपी और एसपी दोनों आपको वहाँ निकालने पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप इस मेथड का प्रयोग करें और ऐसे सवालों को समय पर आप लगा कर आएँ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगला सवाल जो कि चाल, समय और दूरी का बेहतरीन सवाल है, और कई बार ऐसे पेपरों में पिछली बार के एसएससी जीडी में सवाल आ चुका है। एसएससी जीडी में ही सवाल आया हुआ है कि स्टॉपेज को छोड़कर, स्टॉपेज मतलब जब कोई व्यक्ति रुक रुक कर नहीं चलता है, स्टॉपेज का मतलब जब रुक रुक कर चले तो स्टॉपेज होते हैं। तो उन्होंने कहा स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की चाल 60 किलोमीटर। बहुत सवाल ये आता है, इसके लिए हम तुम्हें बेहतरीन एक ट्रिक बताते हैं। इन्होंने कहा कि स्टॉपेज को छोड़ करके व्यक्ति की जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर है, और स्टॉपेज सहित यानी जब वो रुक रुक कर चलती तो उसकी स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यह बस प्रत्येक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है? अब आप देखें, आप क्या करिए, ऐसे सवाल में पहले 60 से 48 हुआ तो कमी कितने की आ रही है? 12 की। कितने की? और ये कमी जो देखी जाती है वो हमेशा प्रारंभिक स्पीड यानी जो बिना स्टॉपेज के होती है, जो विदाउट स्टॉपेज चलती है। तो 12 की कमी कितने पर आ रही? 60 में। और अगर इसे आप मल्टीप्लाई, इसको मिनट में देखना है, पर आवर मिनट में देखना है, तो मिनट बनाने के लिए क्या कर दें? 60 से गुणा, और आपका आंसर आ जाएगा कि प्रत्येक घंटे वो कितनी देर रुकता है? तो 12 मिनट रुकता है। कितनी देर रुकता है? 12 मिनट, और आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे सवालों में दोनों का डिफरेंस और डिवाइड कर दीजिएगा पहले से। मिनट में चाहिए तो मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल पिछले पेपर में आ चुका है, आगे भी आने की संभावनाएं हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगले सवाल। तो ऐसे ही आप लगातार इस चैनल पे बने रहें और आपको यहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी। बेहतरीन सवाल आप खुद देख पा रहे होंगे, किस लेवल के सवाल जो प्रीवियस ईयर आए वो सारे सवाल यहाँ आपको अभी मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक धावक 14 मीटर त्रिज्या वाले, आपको हमने पहले भी कहा कि मेंसुरेशन के सवाल एसएससी जीडी में हमेशा से पूछे गए हैं, और अभी भी कम से कम 3 सवाल 4 सवाल तक आपके पेपर में आने की संभावनाएं रहती हैं। तो इसलिए आप मेंसुरेशन के सभी फार्मूले याद रखें, तब आप वहाँ मेंसुरेशन के क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। ओके, चलिए क्या कहा इन्होंने? कहा एक धावक है 14 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाने में 2 मिनट 56 सेकंड का समय लेता है, उसकी चाल क्या होगी? अब इन्होंने मेंसुरेशन के साथ साथ चाल पूछ लिया, अर्थात चाल बराबर आपको पता है कि आपके पास दूरी भी होनी चाहिए। चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटे समय। तो आपको दूरी भी चाहिए और समय भी चाहिए, तब आप स्पीड निकाल पाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि जो वृत्ताकार एक सर्कल है, ये वृत्ताकार,
इसमें एक व्यक्ति जब अगर दूरी की बात करें तो जब वो एक चक्कर लगाएगा तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो हम कहेंगे जब वो एक चक्कर लगाएगा तो इसकी परिधि के बराबर वो दूरी तय करेगा, यानी एक चक्कर में वो चलेगा 2 पाई r। कितना चलेगा 2 पाई r। और उसने टोटल कितने चक्कर लगाए, तो आप कहेंगे उसने टोटल 8 चक्कर लगाए। तो 8 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक में इतना जाता है तो 8 में ज़्यादा जाएगा, और ज़्यादा के लिए क्या करने वाले हैं हम मल्टीप्लाई करने वाले। तो वो 8 चक्करों में इतनी दूरी जाएगी। अब आपको पता कि दूरी तो मिल गई, और क्या चाहिए समय, और समय इस सवाल में दिया गया है। इन्होंने समय कहा 2 मिनट 56 सेकेंड। कितना 2 मिनट 56 सेकेंड। इन सबको कन्वर्ट कर लीजिए सेकेंड में, तो 2 मिनट यानी 120 सेकेंड हो जाएंगे, और 56 ये तो कुल मिलाकर के 176 सेकेंड का समय आ जाएगा। कितना आ जाएगा 176। तो समय से भाग कर दीजिए 176 और डिवाइड कर दीजिए। अब आप देखें कि चाल बराबर आ रहा है दूरी बटे समय। 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7। आर का मान तुम्हें पता है, आर दिया गया है 14 मीटर, तो 14 गुणे 8 और बटे में कितना है 176। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी तरह कट रहा। 8 दून 16, 8 दून 16, 22 से 22 कैंसिल, 7 दूना 14 और 2 दूना 4 मीटर प्रति सेकंड उस व्यक्ति की स्पीड हो जाएगी। कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड। क्या पूरी तरह से बात समझ में आ रही है? मज़ा आ रहा है ऐसे सवालों को लगा करके? उम्मीद है कि आप एंजॉय कर रहे होंगे ऐसे सवालों से, या इस तरह सीख करके कि जिस लेवल की कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं आपको मज़ा आ रहा होगा। तो सेशन को लाइक करिए और अभी अपने दोस्तों को जोड़ें इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे और अधिक से अधिक आपको बेहतरीन सवाल कराए जा सकें। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन जो कि नंबर सिस्टम का है। इसमें कहा गया है कि n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। एक और नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो कि ठीक ठाक लेवल का नंबर सिस्टम का सवाल आपको ज़रूर एक पेपर में देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप संख्या पद्धति पढ़कर जाएं, जिससे आप वहाँ पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। इन्होंने कहा n 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। अब आपको पता है कि n जो है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 97 होती है। अब इन्होंने कहा है कि जब n को 11 और 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल x और y प्राप्त होते हैं। जब इसको 11 और 13 से विभाजित किया जाता है तो 11 से अगर हम भाग करेंगे तो 11 × 8 = 88, और आपका शेषफल कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ शेषफल कितना बच जाएगा 17 से 8 9। यही इन्होंने कहा यक्स है। और फिर इन्होंने कहा इसी नंबर को जब हम भाग करते हैं किससे 13 से, तो कितना हो जाएगा 13 × 7 = 91, और आपका शेष यहाँ 6 जो कि y है। इन्होंने बताया कि जब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, अभाज्य संख्या को 11 और 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल x और y प्राप्त होते हैं। तो इन्होंने कहा 2x - 3y क्या होगा। क्या पूछा इन्होंने 2x - 3y। अब x की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 9 है, तो 2 गुणे 9 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी, तो आप कहेंगे 6 है, तो 9 दूना 18 - 18, और आपका आंसर यहाँ कितना आ जाएगा 0। कैसा लगा सवाल आपको? आप कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे सभी। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल, और तब तक आप पढ़ते रहिए मैथ्स। ओके, तो गुड नाइट। आप सभी अपना ध्यान रखें और ऐसे ही आप अपनी तैयारी को जारी रखें।